ओके, सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख सकते हैं बच्चों, हम लोग थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे और वो क्या थी? कैटालिस्ट। कैटालिस्ट आपके पास जो है थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी थी। उसके अंदर कैटालिस्ट ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं कैटालिस्ट होते हैं, उनकी दो वजूहात होती हैं। पहली वजूहात तो आप पिछली क्लास में पढ़ चुके थे, बिकॉज दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है? वेरिएबल होती है, जिसकी वजह से वो आपके पास इस्तेमाल हो सकते हैं एज अ कैटालिस्ट। आपको मैंने पूरा इसका वर्किंग करके दिखाई थी, ठीक है ना। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं इसका सेकंड फैक्टर पढ़ने वाले हैं। सेकंड फैक्टर क्या है? कैटलिस्ट कैन बी यूज्ड as a catalyst or because transition metals can be used as a catalyst because they have a greater surface area, because they have greater surface area। इनका सरफेस एरिया काफी बड़ा होता है, ठीक है ना। इस वजह से ये एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल हो सकते हैं। आप जरा देखिए स्कैंडियम को, जिसको हम अगर एटम की फॉर्म में देखें तो स्कैंडियम विच इज वन ऑफ द एग्जाम्पल जो कि हम ओ लेवल में समझते हैं कि ट्रांजिशन मेटल है, और खैर उसको हम नहीं समझते। तो ट्रांजिशन मेटल स्कैंडियम से स्टार्ट होते थे ओ लेवल्स में। अब हमने देख लिया कि स्कैंडियम और जिंक दोनों ट्रांजिशन मेटल नहीं है, तो हम बात कर लेते हैं किसकी? फॉर सपोज आयरन की बात कर लेते हैं। अगर हम आयरन की बात करते हैं तो आयरन का प्रोटॉन नंबर होता है आपके पास बच्चों 26, और अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखें, सो यू कैन सी दिस आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन्स ये आ गए। देन वी हैव 4s2 एंड 3d6। ये इसके एटम की आपके पास क्या है? देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और यू कैन सी दिस कि इनके पास 4 शेल्स मौजूद हैं भाई। 4 शेल्स हैं। इसका मतलब इनका जो सरफेस एरिया होता है वो लार्ज होता है। सरफेस एरिया कैसा होता है? लार्ज होता है, बड़ा होता है, ठीक है ना। इस वजह से इनका जो आपके पास एटॉमिक साइज होता है वो काफी बड़ा हो जाता है। और ये ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर अगर हम इसके मेटल्स की बनाने की कोशिश करें, ड्रॉ करने की कोशिश करें, तो इसके अंदर आपके पास काफी बड़े बड़े एटम्स हो सकते हैं। तो ये आ गया फॉर सपोज एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ, मैंने बनाने की कोशिश की है कोई एक, आप समझ लें कि कोई ट्रांजिशन मेटल इस तरह से होगा। आप यू कैन सी दिस लाइक कि भाई ये कुछ इस तरह का आपके पास हो सकता है ट्रांजिशन मेटल का स्ट्रक्चर। आपको पता है मेटल के स्ट्रक्चर इसी तरह से होते हैं। तो द एटम्स आर वेल ज्वाइंट टुगेदर। तो ये आपके पास एक किसी ट्रांजिशन मेटल का मैंने क्या बना दिया? फॉर सपोज एक स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा। दे आर क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर बिकॉज दे आर मेटल्स, दे आर सॉलिड, दे आर क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर। तो मैंने इस तरह से आपको बना के दिखा दिया, ठीक है। आप देख सकते हैं कि क्योंकि इनका आपके पास जो इनका स्ट्रक्चर है, इनका जो सरफेस एरिया है वो काफी बड़ा होता है, क्योंकि इनके पास शेल ज्यादा होते हैं। तो ये इस तरह से आपस में जड़े हो जाएंगे। आप थोड़े बड़े होंगे, ये साइज में थोड़े से ये बड़े होंगे। अब देखें फॉर सपोज अगर आपको याद हो, हमारे पास एक एग्जांपल थी, हमने एएस में भी पढ़ी है, हमने ओ लेवल्स में भी पढ़ी है। वो एग्जांपल क्या थी? हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। अगर आपको याद हो, आपने पढ़ी थी हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स। हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? हमने पढ़ा था कि आपके पास जो एल्कीन्स होती हैं, वो एल्कीन्स जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करने के बाद वो क्या बना लेते हैं? एल्केन्स बना लेते हैं। जस्ट फॉर सपोज आई हैव एन एग्जांपल ओवर हियर, C2H4 रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन गैस के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट एंड टेम्परेचर, एंड इट विल फॉर्म व्हाट? एल्केन। निकल कैटलिस्ट था 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था यहाँ पर। इस फॉर्म में यहाँ पर क्या हो जाता है आपके पास? इस तरह सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। फॉर सपोज मैं इसको निकल समझ रहा हूँ, जो मैंने ऊपर बनाया ना, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ निकल। फॉर सपोज अगर मैं इसको स्ट्रक्चर ऑफ निकल सपोज करूं, तो ये मैंने निकल का स्ट्रक्चर फॉर सपोज बना दिया, ठीक है भाई। ये मैंने निकल का स्ट्रक्चर बना दिया। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि क्योंकि इनका स्ट्रक्चर बड़ा होगा, तो यहाँ पर इनके बीच में कुछ गैप्स बाकी हो जाएंगे। ये गैप्स देख रहे हैं आप? ये इस तरह के गैप्स इनके पास क्रिएट हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास इनका जो रेडियस है वो बड़ा है। तो इस वजह से इनके पास ये देखें यहाँ पर गैप्स क्रिएट हो जाएंगे। ये जो गैप्स क्रिएट हुए हैं ना, ये सारा मामला तय करेंगे कि व्हाई दे आर यूजिंग एज अ कैटलिस्ट। देख सकते हैं ये गैप्स हैं इनके बड़े साइज की वजह से यहाँ पर गैस क्रिएट हो, यहाँ पर गैप्स क्रिएट हो गए। वो जो गैस होगी ना आपके पास, हाइड्रोजन गैस आप जो यूज करें, वो जाके यहाँ पर हो जाएगी ट्रैप। हाइड्रोजन गैस यहाँ पर जाके क्या हो जाएगी भाई? ट्रैप हो जाएगी। यहाँ पर मैं इसको दिखा देता हूँ ऐसे, ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पर ट्रैप हो गई। यहाँ पर जाके ट्रैप हो गई, या इसको आप इसको अच्छा लफ्ज इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो आप यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जाकर क्या हो गई भाई? एब्जॉर्ब हो गई। क्या हो गई भाई?
एड्सॉर्ब हो गई। एड्सॉर्ब क्या होता है? एड्सॉर्ब मतलब सरफेस, किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर जाकर आपने क्या कर लिया है, स्टिक हो गया है, बॉन्ड बना लिया है फॉर सपोज ना, तो ये स्टिक हो गई। जो स्टिक क्या हुई है, इसको हम बोलेंगे कि ये टेम्पररी बॉन्ड बना रही है। क्या बना रही है भाई? टेम्पररी बॉन्ड बना रही है। और इस बॉन्ड को हम नाम देंगे भाई, ये कौन सा बॉन्ड है? इसको आप बोल सकते हैं कि ये टेम्पररी बॉन्ड है, या ये टेम्पररी आपके पास कंपाउंड बना दिया है, टेम्पररी कंपाउंड बना दिया। इस टेम्पररी कंपाउंड को हम बोलते हैं, देखिए परमानेंट कंपाउंड नहीं बनाएगा। अगर परमानेंट कंपाउंड बनेगा तो वो वापस से ट्रांजिशन मेटल हमारे पास कैसे विड्रॉ होगा? तो ये टेम्पररी होगा, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं इंटर इंटरस्टेशनल इंटरस्टेशियल कंपाउंड बोलते हैं इसको, ठीक है ना। हमसे क्या बोलते हैं? इंटरस्टेशियल कंपाउंड बोलते हैं। ये हो गया इंटरस्टेशियल कंपाउंड, इसका यूनिक नेम है इंटरस्टेशियल कंपाउंड। इसको बोलते हैं टेम्पररी कंपाउंड्स, ठीक है ना, जो कि आपके पास क्या होंगे? डेफिनेटली वापस से ब्रेक डाउन हो जाएंगे, ठीक है भाई। अब जरा देखें होता क्या है आपके पास। होता आपके पास दरअसल ये है कि जो आपके पास हाइड्रोजन है ना, ये हुआ क्या आपके पास, कैसे हुआ? ये हाइड्रोजन ने किया क्या? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल था आपके पास, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आपके पास था। हाइड्रोजन ने यहाँ पर एक बॉन्ड बना लिया निकल के साथ, क्योंकि डेफिनेटली आपके पास, आपको पता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं या सिर्फ मेटल्स भी होते हैं, उनकी खुसूसियत क्या होती है कि उनके पास सी ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन होता है। जो उनके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डीलोकलाइज होते हैं, ठीक है ना। उसकी वजह से उनके जो प्रोटॉन्स हैं वो पॉजिटिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर निकल का जो है बॉन्ड बन जाएगा किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। अब जब एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में से जो हाइड्रोजन का एटम है उसका बॉन्ड किसी एक निकल के साथ बना हुआ है, और दूसरे वाले का बॉन्ड दूसरे वाले निकल के साथ बना हुआ है, तो आप देखें ये एक दूसरे को खींचना शुरू करेंगे। जब ये खींचेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? स्ट्रेच हो जाएंगे। जब ये स्ट्रेच होंगे तो फिर ये बॉन्ड टूट जाएगा। स्ट्रेचिंग के बाद ये बॉन्ड टूट जाएगा, और जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो आपके पास बन जाएंगे भाई दो हाइड्रोजन के फ्री रेडिकल्स। आपके पास क्या बन जाएंगे? दो हाइड्रोजन के फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे। और जो फ्री रेडिकल्स होंगे ये आपको पता है क्या होते हैं? ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। इनके पास, आपके पास ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। यू कैन से दैट कि ये इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डेफिनेटली हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो ये जो दूसरा रिएक्टेंट होगा इसके ऊपर जाके क्या करेंगे? अटैक करेंगे। जब ये दूसरे एलिमेंट रिएक्टेंट जाके अटैक करेंगे तो ये तो वहां से क्या कर लेंगे? रिएक्शन जनरेट कर लेंगे। ऑलराइट बच्चों, यस सर। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो रीजन थे। दो रीजन कौन कौन से हो गए भाई आपके पास? व्हाई कैटलिस्ट कैन बी, व्हाई transition metals can be used as a catalyst. So we have two reasons why catalyst can be used as a catalyst. So we have two reason for that बच्चों। हमारे पास दो रीजन है इसके, और वो दो रीजन क्या है आपके पास? दो रीजन ये है कि आपके पास पहला रीजन तो ये है, पहला रीजन आपके पास ये है कि बिकॉज दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, और दूसरा रीजन आपके पास क्या है? उनके पास क्या होती है बच्चों? उनके पास उनका जो सरफेस एरिया होता है वो कैसा होता है? लार्ज होता है, लार्ज सरफेस एरिया। ऑलराइट बच्चों, यस सर। then the second question is that how do we know which properties apply over here? How do we know which property is applying? कौन सी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली ये काम चल रहा है? हाउ डू वी नो? यू कैन सिंपली से दैट कि भाई अगर वो कंपाउंड की फॉर्म में है, अगर ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड है, कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन मेटल है, तो डेफिनेटली आपके पास ये जो कहानी होगी ये ऑक्सीडेशन स्टेट पर बेस कर रही होगी, यानी कि इसकी वजह से हमने इसको सेलेक्ट किया होगा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से, ठीक है ना। और अगर एलिमेंट है तो डेफिनेटली वो एलिमेंट जो होगा वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा आपके पास? वो डिपेंड कर रहा होगा फॉर सपोज सरफेस एरिया पर, लार्ज सरफेस एरिया। राइट बच्चों, रख लिया? यस सर। अब देखें फॉर सपोज आपके पास एक एग्जांपल है। एग्जांपल आपके पास क्या है? वी नो दैट आपके पास
कांटेक्ट प्रोसेस आप लोगों को याद होगा। कांटेक्ट प्रोसेस में हमारे पास क्या सीन होता है? कांटेक्ट प्रोसेस में हमारे पास ये सीन होता है, फॉर सपोज जो आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड होती है, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है फर्दर ऑक्सीजन से और क्या बनाता है आपके पास? सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। एंड वी नो दैट इसके अंदर हम लोग क्या यूज कर रहे होते हैं? इसके अंदर हम लोग यूज कर रहे होते हैं vanadium pentaoxide catalyst. Now you can see this is what this is the compound of transition metal. This is the compound of transition metal. So you can say that how it's work over how this catalyst is working over here. So you can say that what is working of this. You can see this. पहले क्या करेगा आपके पास जो कैटलिस्ट होगा वो पहले इंटरमीडिएट बनाएगा, ठीक है ना? तो यू कैन सी दिस सल्फर डाइऑक्साइड के साथ पहले वेनेडियम पेंटाऑक्साइड मिलेगा, अपना ऑक्सीजन इसको दे देगा और क्या बना देगा? इसको सल्फर ट्राइऑक्साइड बना देगा और ये बन गया इसका इंटरमीडिएट, ठीक है ना? बीच का पार्ट बन गया। और अब ये जो बीच का पार्ट आपके पास बना है वेनेडियम टेट्राऑक्साइड, अब ये दोबारा से ऑक्सीजन से मिलेगा और आपके पास क्या बना लेगा? वापस से वेनेडियम पेंटाऑक्साइड बना लेगा। तो यू कैन सी दिस, इट इज नाउ रिकवर्ड। ये रिकवर भी हो गया आपके पास। तो यू कैन सी दिस, यहाँ पर कुछ चेंजेस आई हैं ऑक्सीडेशन स्टेट में। यहाँ पर अगर आप देखें तो वेनेडियम आपके पास क्या है? +5 की फॉर्म में है और यहाँ पर +4 की फॉर्म। वापस से यहाँ +4 से +5 में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैटालिस्ट की एक प्रॉपर्टी यूज हो गई, वो क्या थी? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरी प्रॉपर्टी यूज हो गई, इट कंप्लीटली विथड्रॉ इन द एंड। तो दोनों ही प्रॉपर्टीज यहाँ पर अप्लाई हो गई और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कैटालिस्ट आपके पास इसने रिएक्शन को पास कर साइड आउट कर दिया। राइट बच्चों? यस सर। Yes, sir. इस तरह आप देख सकते हैं अगर कंपाउंड की फॉर्म में है तो डेफिनेटली वो जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से वर्कआउट कर रहा होगा। और अगर जैसे हैबर प्रोसेस की आप बात करें तो हैबर प्रोसेस में आयरन जो है आपके पास फॉर सपोज Fe की फॉर्म में यूज हो रहा था, तो वहाँ एलिमेंटल फॉर्म में यूज हो रहा है। तो वो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर वो एब्जॉर्प्शन हो रही होगी गैसेस की और फिर रिएक्शन हो रहा था, वहाँ लार्ज सरफेस एरिया की वजह से वर्कआउट हो रहा होगा। ठीक है बच्चों? इस तरह कैटालाइटिक कन्वर्टर में अगर आप देखें रोडियम या प्लैटिनम हम लोग यूज करते हैं, वहां पर भी वो एब्जॉर्प्शन हो रही है गैसेस की वहां पर और लार्ज सरफेस एरिया की वजह से वो कैटलिस्ट को हम वहां पर यूज कर रहे हैं ट्रांजिशन मेटल को। ऑलराइट, अब यहाँ पर हम कुछ इसको लिख लेते हैं अपने पास ताकि ये आपके लिए क्लियर हो जाए और आप इसको याद भी कर लेते हैं। So you can say that due to large surface area, due to large surface area, transition element have greater affinity, या टेंडेंसी बोल सकते हैं, greater affinity या टेंडेंसी to absorb gases on it, to absorb gases on it या on gases on the surface, the gases on their surfaces भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद they definitely form temporary compounds over there with the absorption gases, right? और फिर क्या होगा? वो बॉन्ड को स्ट्रेच करके ब्रेक करके तोड़ देगा और उसके बाद फिर आपके पास ये सारी चीजें होंगी जो कि अंदर चाहिए हो जाए। ठीक है, so you can say that they form temporary compounds, जिसको हमने नाम दिया था interstitial compounds. They form interstitial compounds with the adsorbed gases ठीक है, कंपाउंड बनाएंगे विद adsorbed gases। उसके बाद क्या होगा आपके पास? then bonds are stretched and weaker, ठीक है, वो कंटिन्यूअसली काम चलता रहेगा। ठीक है, hence bonds are stretched, बॉन्ड क्या हो जाएंगे आपके पास? स्ट्रेच्ड हो जाएंगे और वीकर हो जाएंगे, स्ट्रेच हो जाएंगे, वीकर हो जाएंगे और फिर वो टूट जाएंगे। ठीक है, ठीक है, then
bonds of gases broken and form reactive radicals and form. सर ये स्ट्रेच क्यों होंगे? बेटा मैंने अभी आपको बताया ना कि एक जैसे हाइड्रोजन था तो वो एक दूसरे निकल एटम के साथ ज्वाइंट है और दूसरा वाला हाइड्रोजन किसी दूसरे निकल के साथ ज्वाइंट है, तो उनके बीच में गैप्स हैं, तो वो उस बॉन्ड को बीच वाले बॉन्ड्स को वो स्ट्रेच कर रहे हैं. ठीक है, ओके सर. right? And then radical attack on the other reactor. After that, radicals attack लिख लें या attract लिख लें, attack ज़्यादा अच्छा रहेगा. Attack on other reactor. बताइए बच्चों. जी सर. जी सर. उसके बाद अगर आपको याद हो अपना एएस, तो आपने पढ़ा था कि आपके पास दो तरह की कैटालिसिस होती हैं, राइट? दो तरह की कैटालिसिस होती हैं आपके पास. एक होती है आपके पास होमोजीनस और एक आपके पास होती है हेट्रोजीनस, राइट? अगर आपको याद हो आपके एएस के अंदर तो आपने दो तरह की कैटालिसिस पढ़ी थी, एक हेट्रोजीनस और एक होमोजीनस. और इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या था, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये था कि reactants and catalysts are in the same phase or the reactants and gases are in a different phase. So you can say that reactants and catalysts, reactant and catalyst are in same phase. अब ये same phase क्या चीज है? अब phase को आप state भी बोल सकते हैं, phase और state, ठीक है ना? state भी बोल सकते हैं, solid है, liquid है, gas है, क्या है. और यहाँ पर reactants and catalyst are in different phase और state, यानी ये अलग अलग भी हो सकते हैं, राइट बच्चों? जी सर. अगर आप चाहें तो इसकी एग्जाम्पल की बात कर सकते हैं. जैसे यहाँ पर अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो इसमें आपको याद होगा एस्ट्रिफिकेशन. एस्ट्रिफिकेशन की एग्जाम्पल की हम बात कर सकते हैं. रिएक्टेंट्स क्या क्या थे इसके अंदर? रिएक्टेंट्स आपके पास थे कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल. कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल ये दोनों ही लिक्विड फॉर्म में थे, ठीक है. कैटालिस्ट क्या था आपके पास? कैटालिस्ट था आपके पास concentrated sulfuric acid which is also in the liquid state, right? So you can see this कि आपके पास reactant और catalyst दोनों ही liquid form में है. So you can say that कि भाई ये क्या है, आपके पास homogeneous catalysis है. उसके अलावा अगर आप बात करें इसकी तो यहाँ पर आपके पास हैबर प्रोसेस है. हैबर प्रोसेस की आप बात कर सकते हैं. हैबर प्रोसेस के अंदर अगर आप देखें तो आपके पास रिएक्टेंट्स कौन कौन से हैं? हैबर प्रोसेस के अंदर आपके पास रिएक्टेंट्स हैं नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. ये दो गैसेस हैं आपके पास इसमें रिएक्टेंट्स, ठीक है. और आपके पास कैटलिस्ट, इसके अंदर आप क्या यूज कर रहे हैं? आप इसके अंदर आयरन यूज कर रहे हैं व्हिच इज इन द सॉलिड स्टेट. सो यू कैन से दैट कि भाई इनकी स्टेट्स जो हैं डिफरेंट है. जब इनकी स्टेट्स डिफरेंट है तो डेफिनेटली दे आर heterogeneous catalysis, right बच्चों? यस सर. चले आप इसको जल्दी से लिख लें अपने पास. कौन सा वाले पेज पे हैं आप लोग? जी यहीं पर है. फर्स्ट पे है. यस सर. चले आप एक मिनट जरा इसकी जल्दी से आप लोग जो है ना पिक्चर लेना. मैं एक मिनट में आ रहा हूं बस, ठीक है. आप पहले तो ये बात हो गई कैटलिस्ट की. आप चलते हैं हम अपनी चौथी प्रॉपर्टी की तरफ जो कि कैटलिस्ट के बाद थी. वो क्या थी आपके पास? कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना. ये बनाते हैं आपके पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स. तो उसके बारे में बात करना भी जरूरी होता है क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और यही सबसे खतरनाक प्रॉपर्टी भी है ट्रांजिशन मेटल्स की, जिसको सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है, ठीक है. अब देखें, अब ये जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं तो इनको पहले आपको इनको जानना, इनको लिखना आना चाहिए.
देखिए इनकी पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी आपके पास क्या हो सकती है, ये हो सकती है कि आपके पास कुछ इस तरह से लिखा हुआ हो आपको नजर आए, कंपाउंड कुछ इस तरह से लिखा हुआ नजर आए, जैसे फॉर सपोज एक ब्रैकेट बना हुआ हो, स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं इसके अंदर, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये बात लिखी जाती है, ठीक है, और उस ब्रैकेट के अंदर जो है आपके पास लिखा हुआ हो क्या, उसके अंदर इस तरह से लिखा हुआ आपके पास फॉर सपोज कोई मेटल हो ना, तो ट्रांजिशन मेटल आपके पास कोई लिखा हुआ हो, ट्रांजिशन मेटल आयन हो सकता है, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल आयन हो, उसके साथ साथ आपके पास इसके बराबर में लिगेंड्स लिखे हुए हैं, और लिगेंड्स के यहाँ पर लिखा हुआ होगा नंबर ऑफ, ठीक है ना, और इसके अलावा यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ हो सकता है चार्ज, ठीक है ना, यहाँ क्या लिखा हुआ हो सकता है आपके पास, चार्ज लिखा हुआ हो सकता है। इसके साथ साथ इसकी पॉसिबिलिटीज ये हो सकती हैं कि फॉर सपोज अगर वो चार्ज पॉजिटिव, अगर सी कैसा हो आपके पास पॉजिटिव हो, तो इसका मतलब ये है कि इस मॉलिक्यूल को न्यूट्रल होने के लिए किसकी जरूरत है, एनाइन की जरूरत है, तो फिर आपके पास ये बन जाएगा कुछ इस तरह से ट्रांजिशन मेटल आइन, लिगेंड्स, इसके नंबर ऑफ लिगेंड्स, और क्योंकि चार्ज आपके पास पॉजिटिव है तो इसके साथ लगेगा क्या, एनाइन, ठीक है, और ये इस तरह से क्लोज हो जाएगा, ठीक है, और अगर अगर ये चार्ज कैसा हो आपके पास नेगेटिव हो, ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या लगेगा आपके पास, कैटाइन लगेगा, तो ट्रांजिशन मेटल अपनी जगह पर लिखा रहेगा, ठीक है ना, लिगेंड्स अपनी जगह पर लिखेंगे, नंबर ऑफ लिगेंड्स अपनी जगह पर होंगे, चार्ज यहाँ पर जगह पर होगा, यहाँ पर क्या लग जाएगा आपके पास, कैटाइन लग जाएगा, कैटाइन। कैटाइन, ठीक है भाई, ये आपने याद रखना है। उसके साथ साथ इनकी जो ये जो चीजें हैं इनको हम बोलते क्या है, ये भी अपने पास लिखते हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस इज, इसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो इसको हम बोल सकते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये स्क्वायर ब्रैकेट ही होगा, आपने इसको सर्किल नहीं बनाना या कर्ली ब्रैकेट नहीं बनाना, आपने हमेशा इसको ऐसे ही बनाना, ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज लिगेंड्स, लिगेंड्स क्या होते हैं, जो कि अपने लोन पेयर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, इसके बारे में भी हम लिखते हैं अभी, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज नंबर ऑफ लिगेंड्स, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज एनाइन, दिस इज व्हाट, कैटाइन, ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज चार्ज, ऑलराइट बच्चों, और ये रह गया आपके पास, इसको भी लिख सकते हैं आप, ये क्या होगा आपके पास, दिस इज ट्रांजिशन मेटल आयन, ऑलराइट बच्चों। Yes, यस sir. सर। अच्छा देखो, इस तरह बात समझ में नहीं आती, अब डेफिनेटली हमें कुछ इसकी एग्जाम्पल के साथ बात करनी चाहिए ताकि बात ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए ना, ऐसे मजा नहीं आता कि बस आप जस्ट जो है सिर्फ दिखा दें और उसकी कोई एग्जाम्पल की बात ना करें, तो चले हम इसकी एग्जाम्पल की एग्रीड। बात, तो पहले हम एग्जाम्पल लिखते हैं कुछ ना, एग्जाम्पल्स भी कर लेते हैं ताकि बात हमारे साथ ये जो है क्लियर हो जाए। देखिए आपके पास फॉर सपोज यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन स्फीयर बनाया हमने, ठीक है, यहाँ कॉपर है, कॉपर के साथ वाटर हमने यहाँ लिखा, और ये लिखा हुआ है हमारे पास 2+, ठीक है, ये एक आपके पास कॉम्प्लेक्स है, आप देख सकते हैं, और इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आपके पास चार्ज भी आपके पास लिखा हुआ है 2+, ठीक है, इसी तरह एक और कॉम्प्लेक्स आपके पास है यहाँ पर, दिस इज Fe साइनाइड CN6 यहाँ पर मौजूद है, और इसका चार्ज लिखा हुआ आपके पास 4-, ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये दोनों तरह के हो सकते हैं, जैसे नॉर्मली अगर आपके पास नहीं कैटाइन लिखा हुआ और एनाइन नहीं लिखा हुआ है, तो आपके पास ये कैसे होंगे, चार्ज पार्टिकल्स होंगे। अब इन चार्ज पार्टिकल्स को जब आप न्यूट्रल पार्टिकल में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर आपको कोई ना कोई एनाइन या कैटाइन आपको लगाना पड़ेगा, और वो एनाइन और कैटाइन आपके पास कुछ इस तरह से हो सकते हैं, जैसे फॉर सपोज इसको 2+ चार्ज इसके ऊपर है, तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ कोई एनाइन लग गया, और वो एनाइन इस वक्त इस मॉलिक्यूल में मैंने क्या लगा दिया, फॉर सपोज सल्फेट लगा दिया, तो अब ये न्यूट्रल हो गया इस तरह से, ठीक है, अब ये एनाइन हो सकता है एक वक्त में, या तो कैटाइन हो सकता है, तो पॉजिटिव था तो क्या लग गया आपके पास एनाइन, अब ये नेगेटिव है तो इसके साथ क्या लगेगा भाई, कोई कैटाइन लगेगा ताकि वो इसको न्यूट्रल कर दे, तो ये हो गया आपके पास न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, ऑलराइट बच्चों, तो इस तरह से आपके पास कोई कंपाउंड आपके पास कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ हो सकता है,
या तो चार्ज पार्टिकल लिखा हुआ होगा, या उसके साथ कैटाइन लगा हुआ होगा, या उसके साथ एनाइन लगा हुआ होगा। ठीक है भाई। सर एनाइन का चार्ज मैटर करेगा, मतलब सेम चार्जेस होना चाहिए या कुछ भी हो सकता है? एनाइन का चार्ज मैटर करेगा मतलब मतलब एनाइन भी -2 होना चाहिए या कुछ भी चल सकता है? नहीं, देखो आपको अगर ये यहाँ पर ये अगर +2 है तो इसको बैलेंस करने के लिए इसके साथ एनाइन चिपका होगा ना, इसके साथ आयोनिक बॉन्डिंग हुई होगी, तो वो जो आयोनिक बॉन्डिंग हुई होगी तो डेफिनेटली वहां पर आपके पास सेम चार्ज होगा, तभी तो हुई होगी, अगर थोड़ी हुई होगा। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर क्लोराइड लिख देता मैं, तो क्लोराइड का चार्ज -1 होता है, तो यहाँ फिर 2 क्लोराइड लगते हैं। ठीक जी सर। और सर ये कैटाइन और एनाइन की पोजीशन चेंज है? है, यस, कैटाइन हमेशा पहले लिखा जाएगा, एनाइन हमेशा बाद में लिखा जाएगा। ठीक है, सर ये के साथ आपने 4 लिखा है? ठीक है, 4 लिखा है क्योंकि चार्ज 4- था ना उसका, तो 4- को बैलेंस करने के लिए 4 पॉजिटिव आइंस चाहिए, इस वजह से। सर ये 4 पहले नहीं आएगा कि? 4 पहले नहीं, ऐसे नहीं आएगा ना, एटम्स हमने ये पूरा कंपाउंड बना है, ये बैलेंस अगर आप 4 पहले लिख देंगे तो फिर सबके साथ ही हो जाएगा ना, वो आपके पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो लिखा हुआ है उसके साथ भी हो जाएगा फिर। ओके, सही है, चले ठीक है सर। आगे चलते हैं। और आगे चलने के बाद हमारे पास यहाँ पर हम इसकी लिगेंड्स की हेडिंग डाल देते हैं और उसके बाद उसको डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे किसको, लिगेंड्स को, कि व्हाट इज लिगेंड। लिगेंड क्या होता है बच्चों? लिगेंड इज यू कैन से दैट इट इज आयन और मॉलिक्यूल व्हिच फॉर्म डायरेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड विद ट्रांजिशन मेटल आयन। ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास आयन भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है। यू कैन से दैट आयंस और मॉलिक्यूल लिख देते हैं, एंड से अच्छा रहेगा, आयंस और मॉलिक्यूल, आयंस और molecules which form dative covalent bond, which form dative covalent bond, which form dative covalent bond with transition metal ion, with transition मेटल आयन। तो भाई कोई भी वो आयन, आयन भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है, जो कि अपना इलेक्ट्रॉन, अपना जो लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो प्रोवाइड करे डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। किसको? ट्रांजिशन मेटल आयन को। वो स्पेशी आपके पास क्या कहलाएगा? लीगेंड कहलाएगा। वो स्पेशी आपके पास लीगेंड कहलाएगा। अच्छा, लीगेंड के अंदर आपके पास भाई 3 तरह के लीगेंड्स हो सकते हैं, और उसके लिए हम लिख देते हैं टाइप्स ऑफ लीगेंड्स। टाइप्स ऑफ लिगेंड की बात करें आप, तो 3 तरह के आपके पास लिगेंड हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स पर, मतलब वो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स दे रहे हैं। तो पहली आपके पास जो पोजीशन हो सकती है वो क्या हो सकती है कि भाई अगर 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 एक लोन पेयर दिया जा रहा हो डेटिव कोवेलेंट बॉन्डिंग में, तो उसको हम बोलते हैं मोनो डेंटेट, मोनो डेंटेट लीगेंड। ऐसे लीगेंड्स जो कि डेटिव कोवेलेंट बॉन्डिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ एक पेयर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक लोन पेयर देते हैं, उनको हम बोलते हैं मोनोडेंटेट। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं, ligands which can donate, ligands which can donate one pair, or which can donate only one pair of electron, only one pair of electron to the transition metal ion, to the transition metal ion। metal ion को अगर सिर्फ एक लोन पेयर दे रहा है तो वो कहलाएगा मोनोडेंटेट। फोर डेटिव बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के लिए तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है तो कहलाएगा मोनोडेंटेट। अच्छा, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली हमारे पास कितनी एग्जांपल्स हो सकती हैं इसकी जो कि हमें याद होनी चाहिए? हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली और कॉमनली यही यूज होते हैं, और आप ये कह लें कि अगर इससे हटकर कोई चीज पूछेगा तो डेफिनेटली आपको प्रोवाइड करेगा। ऐसी चीज नहीं होती कोई भी कि भाई वो आपको प्रोवाइड ना करे, हर चीज वो आपको प्रोवाइड करता है। अगर कोई चीज ऐसी हो जो सिलेबस से आउट हो, तो भाई आपके पास वाटर मॉलिक्यूल, ये एक लोन पेयर प्रोवाइड करता है। साइनाइड
दिस इज चार्ज पार्टिकल, यू कैन सी दिस, मॉलिक्यूल और चार्ज पार्टिकल दोनों हो सकते हैं। ये भी अपना एक लोन पेयर प्रोवाइड करता है। साथ साथ हाइड्रोक्साइड, ये भी अपना एक लोन पेयर प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अमोनिया मॉलिक्यूल, ये भी एक लोन पेयर प्रोवाइड करता है। और इसके अलावा कोई भी हैलाइड आयन, इसके अंदर आपके पास क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, आयोडाइड हो सकता है, कोई सभी हैलोजन इसके अंदर आपके पास हो सकता है। ठीक है भाई, ये सब एक लोन पेयर प्रोवाइड करने वाले हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आपके पास आ जाता है बाइडेंटेट। बाय से आपको शायद आइडिया हो रहा हो, बाइडेंटेट का मतलब ऐसे लिगेंड्स जो कि दो लोन पेयर प्रोवाइड करते हैं, सो यू कैन से दैट वो कहलाएंगे बाइडेंटेट। So this is bidentate ligands. Bidentate ligands क्या होते हैं भाई, देख लेते हैं। Bidentate एंड्यूडेट से स्पाइडो के नाम रखे गए हैं। क्या कह रहे हो बेटे? मैं बोल रहा हूँ ये एंड्यूडेट से स्पाइडो के नाम रखे गए हैं। बेटा ये अलग अलग किस्म के नाम हो सकते हैं, किसी से इंस्पायर्ड होकर नहीं रखे गए। ये इनकी पूरी एक अलग टेक्निक होती है नाम रखने की, बहुत सारी चीजें देखना पड़ती हैं। ऐसे नहीं कि हम किसी भी चीज का कोई भी नाम रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें लिखनी होती हैं। जैसे अगर आप याद रखें, फॉर एग्जाम्पल अगर दो ब्रांचेस होती हैं नाम रखने तो आप दाए बोलते हैं, यहाँ पर भी आप दाए बोल सकते थे पर आपने बाय बोला, तो देयर आर समथिंग you need to understand कि कुछ चेंजेस रखने होते हैं, बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं, एक जैसा ना हो जाए, पहले जो पढ़ा हुआ है जो आगे तक पढ़ा हुआ है, बहुत सारी चीजें पढ़ने से पहले उसको साइड किया जाता है। ठीक है ना, तो बाद में जो डेट आ रहा है उसके बारे में क्या है? अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी, you can say that ligands which can donate two lone pairs of electron, two lone pairs of electron to the transition metal ion, to the transition metal ion for dative bond. dative bond के लिए आपके पास जो अपने दो लोन पेयर्स प्रोवाइड करें, और इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल जो हमें याद भी करनी है और जो हमारे सिलेबस में भी मौजूद है वो क्या है भाई, वो है आपके पास एग्जांपल मौजूद है आपके पास भाई। कौन सी एग्जांपल आपके पास मौजूद है देख सकते हैं आप। इसका नाम है इथेन 1,2 डाइअमाइड। इसका नाम है आपके पास इथेन 1,2 डाइअमाइड। इसको आमतौर पे आप इस तरह भी लिखते हो ई एन, ठीक है ना। और ये कुछ इस तरह से होता है, देखिए आपके पास CH2 होता है, CH2 ये हो गया इथेन, और डाइअमाइन का मतलब है इसके ऊपर आपके पास दो एमाइन लगे हुए होते हैं अलग अलग, बोलते हैं इथेन डाइअमाइन। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ जो डेटेड कोवलेंट बॉन्डिंग होगी वो किसकी वजह से होगी, वो डेटेड कोवलेंट बॉन्ड होगी इस अमोनिया, इस अमाइन के ऊपर जो लोन पेयर है इसकी वजह से ये डेटेड कोवलेंट बॉन्डिंग करेगा। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये ऑर्गेनिक में पढ़ाया था कि ये क्यों बेसिक बिहेवियर शो करता है, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ना, यही एक्चुअल में आपके पास प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के भी काम आता है। तो यही डेटेड कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पर भी बनाएगा, इसी वजह से जो है आपके पास ये बाइडेंटेट है, क्योंकि इसके पास दो लोन पेयर है प्रोवाइड करने के। ठीक है, अच्छा एक और बात आपने याद रखनी कि एग्जाम में अगर आप बनाना चाहें तो जरूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा बनाएं। अगर आप सिर्फ इसको इस तरह से भी डिफाइन करते हैं सो इट वुड बी एक्सेप्टेबल इन एग्जाम, क्योंकि एग्जाम में आपको सिर्फ वो दिखाना होता है जिसके पास लोन पेयर है। तो अगर आप इसको ऐसे दिखाते हैं तो इट वुड बी एक्सेप्टेबल इन एग्जाम। ठीक है, एक एग्जांपल तो आपके पास ये हो गई। दूसरी एग्जांपल हमारे पास जो है वो है इथेन 1,2 डाइओड डाइओड आयन। दूसरी एग्जांपल आपके पास इथेन 1,2 डाइएट आयन। ठीक है ना, इसको आप C2O4 2 भी लिखते हो। ठीक है ना, ये किस तरह दिखता है, ये भी इसी तरह दिखता है। देखो ये आपके पास हो गया एस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड या एस्टर कह लें आप इसको, वैसे कार्बोक्सिलिक एसिड कहना ज्यादा अच्छा है। ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो H होता है अगर वो आप रिमूव कर दें तो ये बन जाएगा आयन, और ये बन जाएगा आयन। यू कैन सी कि ये इस तरह से हो सकता है, और अगर आप चाहें तो इसको इस तरह भी बना सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में अगर आप चाहें तो इसको इस तरह बना सकते हैं।
और ये लोन पेयर अगर आप दिखाना चाहें तो देख सकते हैं, एक लोन पेयर इसके पास है, एक लोन पेयर इसके पास है। दे आर कंसीडर्ड एज व्हाट, कि भाई ये दोनों डोनेट होंगे, तब जाके आपके पास क्या बनेगा, आपके पास जाके ये दो लोन पेयर्स प्रोवाइड करें। ठीक है भाई। तो ये आपने EN क्या लिखा है? EN इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म, शॉर्ट फॉर्म में इथाइन, इथेन 1,2 डायमाइड। सही। ओके। अब आपके पास आ जाते हैं कौन, अब आपके पास आ जाते हैं थर्ड नंबर पर पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। आपके पास आ जाते हैं, आपके पास कौन आ जाते हैं भाई, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। अच्छा देखिए, अगर आपके पास तीन लोन पेयर कोई प्रोवाइड कर रहा है तो आप उसको अगर चाहें तो ट्राई डेंटेट भी बोल सकते हैं, 4 वाले को टेट्राडेंटेट भी बोल सकते हैं, और 5 वाले को पेंटा, 6 वाले को हेक्सा, 7 वाले को हेक्टा, 8 वाले को हेक्टा। तो ये सब ये चलता रहेगा। लेकिन आम अल्फाजों में आसानी के लिए क्या किया जाता है कि अगर आपके पास 2 से ज्यादा लोन पेयर कोई प्रोवाइड कर रहा है तो उसको हम कंसीडर करते हैं कि वो पॉली है। ठीक है ना, पॉली कहलाता है। ठीक है ना। अब ये ट्राई, टेट्रा, पेंटा ये तो लंबा हो जाएगा, काफी चलता रहेगा। तो आम अल्फाजों में इसको हम क्या बोलते हैं, इसको पॉली बोलते हैं। अगर आप उसको ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा करके भी लिखोगे ना तो एक्सेप्टेबल होगा एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में एक्सेप्टेबल नहीं होगा, बट आसानी के लिए ये है कि आप पॉली बोलते हैं। 2 से ज्यादा है तो बस उसको पॉली कंसीडर कर लें, दैट वुड बी ग्रेट फॉर यू। तो इस वजह से इसको हम पॉली बोल रहे हैं जिसमें 2 से ज्यादा है। तो यू कैन सिंपली से दैट ligands which can donate more than 2 pairs of electron, more than 2 pairs of electron to the transition metal ion, to the transition metal ion for dative bond. राइट बच्चों। इसकी Yes, sir. बेहतरीन एग्जाम्पल जो है वो है EDTA। पूरी दुनिया में ये एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है और बड़ी मजे की एग्जाम्पल, और ये बहुत अच्छा एक आप कह लें कि चिलेटिंग एजेंट भी है। तो ये पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है, ये आपको आनी चाहिए। इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिटिक एसिड बोल सकते हैं, एसिटेट आयन बोल सकते हैं इसको। चलें इसको देखिए, अगर आप इसको देखते हैं तो ये आपके पास कहलाता है इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटेट आयन। अगर आप इसको आयन बोलना चाहें आयन बोलें, एसिटिक एसिड बोलना चाहें एसिटिक एसिड बोलें, ये कहलाता है आपके पास। यू कैन इवन राइट इट एज EDTA। बहुत यूज होता है, बहुत जगह यूज होता है ये, और ये काम की चीज है। चलें अब इसको ड्रॉ करते हैं। अब देखें इथाइलिन, इथ मतलब 2 कार्बन है आपके पास, तो मैंने बना लिया 2 कार्बन, ये हो गया इथाइलिन। फिर हो गया डायमाइन, तो ये एक आ गया नाइट्रोजन, ये आ गया दूसरा नाइट्रोजन। ठीक है ना। फिर आपके पास आ गया टेट्रा एसिटिक एसिड या एसिटेट आयन, तो ये हो गया भाई एसिटेट आयन, CH2 C डबल बॉन्ड O और O, ये आ गया एसिटेट आयन। ये आ गया भाई CH2 C डबल बॉन्ड O और O, एसिटेट आयन। ये आ गया आपके पास CH2 C डबल बॉन्ड O और ये एसिटेट आयन आ गया। ये आ गया आपके पास CH2 C डबल बॉन्ड O और ये एसिटेट आयन आ गया। एंड यू कैन सी दिस कि इनके पास कहाँ है लोन पेयर भाई, एक लोन पेयर ये रहा, दूसरा लोन पेयर ये रहा। कितने हो गए, 2 लोन पेयर हो गए, तीसरा लोन पेयर ये रहा। ठीक है। इसी तरह 3 यहाँ पर भी होंगे, 1 2 3। So here we have 6, you can say that, lone pair of electrons that can be donated to the transition metal ion in a single, मतलब you can say from a single ligand। एक ही ligand 6 लोन पेयर दे रहा है। आपको याद होगा मैंने पिछली क्लास में या एक या 2 क्लास पहले हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था कॉम्प्लेक्स का, जिसके अंदर हमने 6 वाटर मॉलिक्यूल्स बनाए थे। वो 6 वाटर मॉलिक्यूल्स मिलकर 6 लोन पेयर्स प्रोवाइड कर रहे थे, और इसकी क्वालिटी ये है कि भाई ये अकेला ही 6 पेयर दे सकता है। ठीक है। तो अगर आप चाहें इसको तो पॉलीडेंटेट बोलें, आप चाहें तो इसको हेक्साडेंटेट भी बोल सकते हैं। एट अ टाइम 6 लोन पेयर प्रोवाइड करेगा किसको, ट्रांजिशन मेटल आयन को। 6 अलग अलग क्या बनाएगा भाई, ये 6 अलग अलग आपके पास
डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा एक ही ट्रांजिशन मेटल से, ठीक है ना। और इसको आप बोलते हो चिलेटिंग एजेंट। इसको आप क्या बोलते हो भाई? इसको आप चिलेटिंग एजेंट भी बोलते हो, ठीक है भाई। क्या बोलते हैं इसको हम? चिलेटिंग एजेंट। चिलेटिंग एजेंट एक्चुअली एक लफ्ज है जो कि निकला है किससे? चिलेट से। और चिलेट एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है क्रैप्ड क्लॉ। जैसे आप अगर इसको देखें, इसको अगर मैं देखूं, क्रैप्स क्लॉ यानी कि ये एक, देखें अगर ये आप इसको इस तरह बनाते हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन का बॉन्ड, अगर मैं इसकी बाकी चीजों को उड़ा दूं तो आप देख सकते हैं कि ये एक ऑक्सीजन ये रहा, एक ऑक्सीजन ये रहा आपके पास ना, और एक ऑक्सीजन ये रहा आपके पास, और एक ऑक्सीजन आपके पास ये रहा। तो आप देख सकते हैं ये क्रैप की तरह बना हुआ है। इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? क्रैप क्लॉ या चिलेटिंग एजेंट भी बोलते हैं। इसको फर्दर हमें डिस्कस करना है, अब इसके बारे में आप परेशान ना हो, ये हम इंशाल्लाह आगे इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है बच्चों। इज दैट क्लियर? यस यस सर। सर। सर जो हमने जी बेटा। कॉम्प्लेक्स बनाया था उसको भी पॉलीडेंटेट कहेंगे या उसको मोनोडेंटेट ही कहेंगे? यस को कौन से कॉम्प्लेक्स को? जो पहले हमने जिसमें 6 वाटर मॉलिक्यूल्स बनाए थे वो वाले को। देखो ये अगर इसकी बात कर रहे हो आप, तो हम इस लीगेंड की बात कर रहे हैं। अगर हम इस लीगेंड की बात करें ना, तो ये जो लीगेंड है, दिस लीगेंड इट इज एक्चुअली मोनोडेंटेड, क्योंकि ये एक ही लोन पेयर दे रहा है एक वक्त में ना। अगर इस लीगेंड की बात करें या इसकी बात करें तो दे बोथ आर मोनोडेंटेड हैं, एक वक्त में एक ही लोन पेयर प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी उसके 6 अलग अलग है, वो बात अलग है, ओके सर। ठीक है। चलें आगे चलते हैं। तो यहाँ आपके पास आ जाता है, अब हमें क्या करना है? हमें आइडेंटिफाई करना है ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। So this is the new thing that we are going to start. How to calculate oxidation state, and coordination number. ये दो चीजें हमें क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है, ठीक है भाई। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑन। चलें तो अब आप देखें, अब डिपेंड करता है आपके पास के नंबर ऑफ डेटिव बॉन्ड कितने हैं, एक ट्रांजिशन मेटल के कितने डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड है, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है, ठीक है ना। सो अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन आपको बताऊं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन क्या होगी? नंबर ऑफ डेटिव bonds, number of dative bonds formed by a transition metal ion is called coordination number. सही है। एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छी बात समझ में आ जाती है भाई। एग्जाम्पल नंबर 1, पहले एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। हमारे पास पहले एग्जाम्पल यहाँ पर है भाई, एक मॉलिक्यूल मेरे पास लिखा हुआ है, वही मॉलिक्यूल मैं यहाँ लिख देता हूँ। Cu वाटर के साथ 6 मॉलिक्यूल्स और इसका चार्ज है 2+, ठीक है ना। आपको याद होगा, अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो अगर आपको याद होगा, हाउ कैन यू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर इन एएसपी, मैंने आपको सिखाया था ऑक्सीडेशन नंबर आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, या ऑक्सीडेशन स्टेट हमने यहाँ ऊपर लिखा था, ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं इसको। ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो भाई? ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर आपके पास कोई आइन है, अगर कोई आपके पास आइन है, उसका एक रूल है, क्या है भाई आपके पास एक रूल? द सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ दैट आइन ना। तो फॉर सपोज अगर आप बात कर रहे हो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की, तो यहाँ पर आपके पास ये मॉलिक्यूल मौजूद है, इस मॉलिक्यूल का जो आइन है ये इसके बराबर आ जाएगा, तो इट्स +2, राइट। अब मसला ये है कि वाटर इज अ मॉलिक्यूल व्हिच इज न्यूट्रल, पानी आपके पास क्या है? न्यूट्रल है। तो ये इसके पास जिसका चार्ज होगा आपके पास वो क्या होगा? 0 होगा। तो अगर मैं लिखूं इसको, ये हटा के मैं लिख देता हूँ कॉपर प्लस वाटर, वाटर है 0, 0 × 6 ये आपके पास हो जाएगा 0। तो इसका मतलब ये है कि कॉपर का चार्ज कितना है आपके पास इस मॉलिक्यूल में? +2। कितना आ गया बच्चों इसमें? +2। एंड यू कैन सी दिस दैट ओवर हियर इफ यू टॉक अबाउट वाटर, सो वाटर के बारे में आप याद पहले पढ़ चुके हैं, जो कि आपको याद करना है कि वाटर इज अ मोनोडेंटेट, ठीक है ना। यू कैन से दैट वाटर इज मोनोडेंटेट। क्या है भाई? वाटर आपके पास मोनोडेंटेट है, इसका मतलब है 1 पेयर फ्रॉम ईच मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, राइट।
So how many molecules we have, बच्चों? 6 molecules. So here we have 6 molecules involved in 6 dative bonds. इसका मतलब क्या हुआ? आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया बच्चों? कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास आ गया 6. कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया आपके पास? 6. ऑलराइट, जी सर। कोई मसला? नो सर। चलें एक और एग्जांपल करते हैं। एक और एग्जांपल की अगर आप बात करते हैं तो एग्जांपल नंबर 2 जो है आपके पास, एग्जांपल नंबर 2 की अगर आप बात करें तो एग्जांपल नंबर 2 में हमारे पास आ जाता है फॉर सपोज मैं एग्जांपल की बात करता हूं। मैं ये एग्जांपल लेता हूं, निकल और C2O4 ट्राइस और इसका चार्ज हो गया 4-, ठीक है ना। हाउ कैन वी फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर? ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप निकालना चाहें, ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल सकते हैं, the sum of all oxidation state is equals to 0 if the compound is neutral, but if it is a charged particle, so it's equal to the number of the charge. ये हो जाएगा आपके पास निकल प्लस 3 C2O4 is equals to -4, ठीक है ना। अब C2O4 का चार्ज देखिए जरा क्या था हमारे पास। C2O4 का चार्ज था हमारे पास भाई 2-, you can see this, ये लिखा हुआ बायोडेंटेट में लिखा हुआ है चार्ज 2- है, तो each molecule is 2-, so it would be like this कि आपके पास हो गया 3 - 2 is equals to -4, 3 to the 6 हो गया, 6 जाके वहाँ प्लस हो जाएगा। तो इस निकल का चार्ज कितना आएगा आपके पास भाई? +2, राइट बच्चों और नॉट? सर इसको इंडिविजुअली भी कर सकते हैं ना? इंडिविजुअली करना चाहें, जैसे आप करना चाहें, बस आपका आंसर सही आना चाहिए। तो इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास क्या होगा भाई? कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा आपके पास? यू कैन सी दिस इज बायडेंटेट, राइट, यानी कि शेयरिंग 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 पेयर्स एट अ टाइम। So we have 2 3 6, coordination number क्या आ जाएगा आपके पास? 2 3 6, so this is 6, right बच्चों? सर आपकी स्क्रीन लैग कर रही है क्या? क्या कह रहे बेटे? सर आपकी स्क्रीन लैग हो रही है क्या? बाकी से पूछना पड़ेगा, मुझे नहीं आई था कि मेरी स्क्रीन लैग कर रही है किसी को भाई? सबाहत, is that all right? यस सर। अच्छा जी, आप अपना कनेक्शन चेक करो बेटे मोहम्मद। चलें, ये हो गई बात समझ में आने वाली। यहाँ पर ये हो गया क्लियर। तो जल्दी से आपको एक स्किल टेस्ट दिया जा रहा है, उसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा और फिर हम चलते हैं आगे। स्किल टेस्ट की हेडिंग मैं यहाँ दे रहा हूँ, आप लोग इसको अपने पास कॉपी कर सकते हो, अपने कोऑर्डिनेशन नंबर और ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी है इसकी। फॉर सपोज आपके पास है Fe साइनाइड 6 2-, ठीक है। इसके अलावा आपके पास है कोबाल्ट साइनाइड 4 और साथ में वाटर मॉलिक्यूल को लिख देते हैं 2, चार्ज है 2-। इसके अलावा कॉपर क्लोराइड चार्ज है 2-। ऑलराइट बच्चों, यस सर। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर और आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, ठीक है भाई? सर क्लास एंड नहीं कर रहे? अभी बिल्कुल कर लेते हैं। इसको 2-4 चीजें आपको और दे दो। एक आपके पास ये है मैग्नीज EDTA, ठीक है, और इसका ओवरऑल चार्ज आपके पास है 1-। तो ये भी आपने करना है। अच्छा, इस वाले को मैं यहाँ लिख देता हूँ, पर काफी नीचे हो गया, खराब ना हो जाए। CuCl4 2-, ठीक है ना। ये 4 मॉलिक्यूल है आपके पास, इसको आप लोग में सॉल्व करना है। ऑलराइट बच्चों, सर ये थर्ड वाला Mn है, मैग्नीज है। मैग्नीज बिल्कुल ठीक है।
ठीक है बच्चों, इज दैट क्लियर? यस यस सर। सर। चलें अब हम कोशिश करते हैं कि आपकी क्लास जो है इंशाल्लाह कल इसी टाइम